Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I am going to cover one more topic of fits and clearance, that is submodule 7.6, a part of module 7. The topic which I am going to cover in this video session is dial gauge indicator. Okay, this dial gauge indicator is related to our fits and clearance in the sense because we are studying about limit for bow, ovality, and the twist. So we need to use some kind of precision instruments. So one of the precision instrument after micrometer is dial indicator gauge. So I have already made two videos that is based on snap gauge and plug gauge. Plug gauge means go and no go gauge. So now I am discussing about dial indicator. Actually, what is dial indicator? That we will learn first. Then we will see components also involved in this. Now, dial indicator measure variation in a surface by using an accurately machined probe mechanically linked to a circular hand whose movement indicates hundredth of an inch और इज डिस्प्लेड ऑन एलसीडी। इस 100 के अलावा ये थाउजेंड्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो 1/1000 भी रीडिंग हमें मिल जाती है कि इतना भी प्रिसिशन रीडिंग अपने को ये डायल इंडिकेटर गेज दे सकता है। मैं बात करूंगा 1/100 के जो मेरे पास डायग्राम्स अवेलेबल हैं। तो डायल इंडिकेटर क्या है? ये आपका एक्यूरेट मेजर दे के देता है, किससे? मशीन प्रोब की वजह से, जो कि सेंसिंग यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा जो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे। तो उसमें अरेंजमेंट जो रहेगा वो मैकेनिकली अरेंजमेंट रहेगा। मैकेनिकल मतलब ये काम करता है आपके रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे। ठीक है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट जो है मैकेनिकल अरेंजमेंट है, उसके ऊपर काम करता है। और उसमें रैक एंड पिनियन के साथ आपके पास एक कहते हैं कांटेक्ट पॉइंट रहेगा जो आप ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे इसको सेट करने के लिए। उसमें जब आप शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो जो मूवमेंट दिखेगा उसमें रैक एंड पिनियन की वजह से वो आपको नीडल को मूवमेंट देगा। नीडल का मूवमेंट ही आपको 100th ऑफ इंच और 1000 ऑफ इंच, डिपेंड विच टाइप ऑफ डायल इंडिकेटर गेज यू आर यूजिंग, वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। नीडल का मूवमेंट ही आपको बताएगा ये रीडिंग आई है। तो कुछ में आज के टाइम पे एलसीडी स्क्रीन होती है जो कि डायरेक्टली आपको उस पर डिस्प्ले करके देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट डायल इंडिकेटर। अब देखते हैं कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। पहले देख लेते हैं किस पे काम करता है। ये काम करता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे। कैन मेजर अप टू 0.01 mm, दैट इज लीस्ट काउंट। ऑल्सो 0.001, मैंने बताया 1/1000 में भी रहते हैं ये। उसके बाद ये पॉइंट जो है मैं डायग्राम से अरेंज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट देख लेते हैं क्या है। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ बिगर पॉइंटर विल कॉज मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पॉइंटर 0 से 1। क्या मतलब है देखते हैं डायग्राम से समझ के। देखिए ये हमारा प्लंजर डायल गेज, वन ऑफ द टाइप ऑफ डायल इंडिकेटर गेज। अब इसमें कंपोनेंट्स या पार्ट्स इन्वॉल्व जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर होगा पॉइंटर। ठीक है, फिर रेवोल्यूशन काउंटर, स्केल, स्टैम्प, प्लंजर, कॉन्टैक्ट पॉइंट, दीज आर द पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन प्लंजर डायल गेज। अब एक स्टेम आप देख रहे हैं, स्टेम आपको याद ही रखना है। फिर प्लंजर जो है जैसे मैंने बताया, प्लंजर पे ही हमारा रैक है, मतलब रैक जो गियर है, रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट वो प्लंजर से ही शुरुआत हो गई। फिर कांटेक्ट पॉइंट है जो कि आप ऑब्जेक्ट पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होता है, तो आपको जो भी चेक करना है यानी कि सर्कुलरिटी वगैरह या बो चेक आपको करना है, तो आप कॉन्टैक्ट पॉइंट को उस पर प्लेस करते हैं और रोटेट करके देखते हैं। रन आउट टेंडेंसी भी आप इससे चेक कर पाते हैं। उसके बाद ये आपको छोटा सा डायल दिख रहा होगा, रेवोल्यूशन काउंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, बड़ा आपको ये नीडल दिख रहा है, ये आपका मेन रीडिंग देगा। अब आप इसमें देखेंगे जब ये बड़ा पॉइंटर जो है ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, जो छोटा वाला है यानी कि ये छोटा वाला आपको जो दिखेगा, अभी मैं बताता हूँ, ये छोटा वाला है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, यानी कि एक आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा घूम रहा है? बड़ा वाला। ठीक है, दिस वन। ठीक है, एंड छोटा वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ये कैसे घूम रहा है ये भी देखिए। जब बड़ा वाला यानी कि ये पॉइंटर आपका जीरो से वापस जीरो पे आ जाएगा, जीरो से वापस जीरो पे आ जाएगा, तब ये छोटा वाला आपका जीरो से वन पे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग अगेन। जो बड़ा वाला नीडल आपको दिख रहा है इस गेज के अंदर, जब ये पहले क्लॉकवाइज जीरो से वापस जीरो पे आ जाएगा, इस जीरो से वापस जीरो पे आ जाएगा, तब हमारा ये छोटा वाला इंडिकेटर जीरो से वन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसमें जो रीडिंग है छोटे वाले में रेवोल्यूशन काउंटर के अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज दी हुई है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में दी हुई है। यही आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ बिगर पॉइंटर क्लॉकवाइज विल कॉज मूवमेंट ऑफ स्मॉलर पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज
फ्रॉम 0 to 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारे इसके पार्ट हैं, तो डायल इंडिकेटर के पार्ट आपको याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं। स्टैम्प, प्लंजर, कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट इज द पॉइंट जो आप ये समझिए सेंसिंग डिवाइस एक तरह से है। आप इसी को शाफ्ट पे है जो भी ऑब्जेक्ट की आप जो भी चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं उसके ऊपर रखेंगे और फिर आपको ये आपको इंडिकेशन देगा इस डायल इंडिकेटर के अंदर। यहाँ पे ये पॉइंटर वगैरह रखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। देन ये है दूसरा टाइप, लीवर डायल गेज। तो आपने एक देखा प्लंजर टाइप, दूसरा देखा लीवर डायल गेज। इसमें ये लीवर का मूवमेंट आपको इंडिकेशन देगा। इसमें लीवर के आगे यानी कि सबसे छोटा सा यहाँ पे जैसे उधर कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट को ही मेजरिंग स्टाइलस बोला जाता है। यही एक सेंसिंग डिवाइस है इस टाइप के इंडिकेटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वेट, हाँ अब मैं इसे समझा देता हूँ। अब ये क्या है, ये आपका रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट को समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये आपका पूरा रैक की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आप अगर देखें तो स्टैम और प्लंजर आपका और कांटेक्ट पॉइंट ये सब आ गए इसी लाइन में, स्पिंडल वाली लाइन में। ठीक है, तो ये आपका रैक हो गया। इस रैक पे छोटा सा आपका पिनियन अटैच है। ठीक है, ये पिनियन है इस G2 के ऊपर अटैच। देन इस पिनियन से जो एनगेज है आपका G1 एनगेज है। ठीक है, फिर इस G1 से आपका G2 एनगेज है और G2 से आपका G3 एनगेज है। मतलब रैक का अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, रैक का अपवर्ड मूवमेंट आपने मैंने बताया ना, कांटेक्ट पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट पे रख के प्रेस करेंगे और सेट कर दे तब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो कुछ लोड आप अप्लाई करते हैं तो जो आप जब ये प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका जो पिनियन गियर है, ये सबसे छोटा गियर है, रैक आपका ऊपर डिस्प्लेस हुआ तो आपका पिनियन जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा। पिनियन क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब G2 भी आपका क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पिनियन से अटैच है हमारा G1, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऑब्वियसली पिनियन आपका जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका G1 आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि G1 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका ये P2 यानी कि जो आपका छोटा वाला पॉइंटर था वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब G1 आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो G2 आपका कैसे घूमेगा, ये आप घूमेगा, ये वाला G2 जो है ये आपका घूमेगा। आप किस तरीके है, ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज में घूमेगा यानी कि आपका जो पॉइंटर है वो आपको क्लॉकवाइज में घूमता हुआ दिखेगा। देन ये क्लॉकवाइज हो गया तो आपका G3 आपका अगेन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो अरेंजमेंट है रैक एंड पिनियन का, इस पे काम करता है हमारा डायल इंडिकेटर। ये हमारा मैकेनिकल प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होता है। इतना डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन अवेलेबल था, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू। तो आपको याद रखना है ये आपका रैक है, उससे आपका छोटा सा पिनियन अटैच है, पिनियन आपका G2 पे है। ठीक है, फिर पिनियन से आपका G1 अटैच है। ठीक है, G2 पे ही सॉरी G1 पे ही आपका ये P2 पॉइंटर है। फिर आपका ये G1 जो है G2 से अटैच है और G2 आपका G3 से अटैच है। G2 पे आपका P1 पॉइंटर है। ठीक है, जैसे आपका रैक मूव करता है अपवर्ड, मतलब आपका ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में आप जब इसको मूव कराते हैं तो ये कॉज करता है आपका पिनियन को क्लॉकवाइज रोटेशन में। पिनियन क्लॉकवाइज जाता है तो G2 भी आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा। फिर G1 आपका एंटी क्लॉकवाइज, G1 एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से पॉइंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। फिर आपका G1 से एनगेज जैसे G2 है आपका ये वाला, तो इसकी वजह से पॉइंटर आपका क्लॉकवाइज घूमने लगता है और G3 आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इसमें आपको एक स्प्रिंग दिख रहा होगा किसमें, G3 के ऊपर। यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिख रहा है, हेलिकल स्प्रिंग। इसका क्या काम का, जो आपका ऊपर डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका आपको हेलिकल स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर होगा, वो एनर्जी को वापस से ये आपको रिटर्न में देगा ताकि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। इस तरीके से हमारा डायल इंडिकेटर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। A typical example would be using a dial indicator to measure the amount of run out और बेंड इन अ शाफ्ट। तो डायल इंडिकेटर का अगर एग्जांपल लिया जाए, आप यूज़ कर सकते हैं रन आउट कैलकुलेट करने में या फिर बेंड में, बेंड चेक करने में शाफ्ट के अंदर। ठीक है, बो जैसे कि मैंने बताया था, BOW बो क्या था, आपका जो सेंट्रल एक्सिस है शाफ्ट का उसमें वेरिएशन होना, बेंडिंग होना। ठीक है, नाउ इफ अ बेंड इज सस्पेक्टेड, अगर मान लीजिए बेंड सस्पेक्ट है, द पार्ट कैन बी रोटेटेड वाइल रेस्टिंग
बिटवीन अ पेयर ऑफ मशीन वी ब्लॉक में आप शाफ्ट को रखेंगे और उसे रोटेट करके देखेंगे वाया हैंड और वाया मोटर, स्मॉल मोटर से आप शाफ्ट को रोटेट करके देखेंगे और डायल इंडिकेटर का कॉन्टेक्ट पॉइंट जो आप उस पर टच करके रखेंगे। आगे देखते हैं। A dial indicator is then clamped to a machine table stand and the probe of the indicator is positioned so it lightly contact the surface। अब ये प्रोब आपका सेंसिंग पॉइंट आ गया, जैसे कि कॉन्टेक्ट पॉइंट मैंने बताया था वो आपका प्रोब हो गया, वो आप शाफ्ट पे टच कर देंगे बहुत लाइटली। देन द आउटर पोर्शन ऑफ द डायल इज देन रोटेटेड अंटिल द नीडल इज पॉइंटेड टू जीरो। अब ये पॉइंट जो है आपका, इस पॉइंट को वापस हम डायग्राम देख लेते हैं फिर बात करते हैं इस पे। अभी क्या है, जब ये कांटेक्ट पॉइंट को आपने ऊपर की तरफ प्रेस किया तो ये क्या होगा, ये आपका ये मूव करता है, मतलब ये आपका जो पॉइंटर है मूव करेगा और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, मतलब जो केस बोलते हैं जिसको, वो केस के साथ यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रेजल, BZEL सॉरी बेजल, BZEL बेजल इसको बोला जाता है। उस बेजल को आप घुमा के इसको जीरो पे यानी कि इस पॉइंट पे सेट कर देते हैं वापस से जीरो पे। ठीक है, इसको आप लोड दे के रखते हैं थोड़ा सा। जब लोड दे के रखते हैं थोड़ा सा, ताकि लोड क्यों देते हैं, ताकि आपकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, रीडिंग आपको एक्यूरेट मिले। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लोड इस पर अप्लाई करके रखते हैं। जनरली 5 या 3 के बीच में दिया जाता है, मतलब ये 3 mm या 5 mm के बीच में इसको लोड दे के रखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब लोड दे देंगे उसके बाद इसे सेट करना होता है। लोड दे दिया आपने 5 पे, मतलब ये बड़ा वाला जो पॉइंटर है वो आपका 5 पे आ जाएगा। अब जब ये 5 पे आ जाएगा मतलब आपका ये भी थोड़ा सा मूव हो जाएगा, जो छोटा सा वो है रेवोल्यूशन काउंटर है वो भी थोड़ा सा। जब ये 5 पे आ जाएगा आपका बड़ा वाला पॉइंटर, तब आप इसको लीव कर देंगे। और ये कैसे, आपको 5 रोटेशन के बाद, मतलब ठीक है। अब ये बड़ा वाला पॉइंटर जब 5 पे आएगा तब आप इसे छोड़ेंगे, तो इसे टाइट करना होता है, इस बेजल को, BZEL बेजल को टाइट करना होता है। तो इसे आप घुमा के वापस से इस पॉइंटर को, नीडल को यानी कि जीरो पे ले आते हैं और यहाँ पे एक बेजल का कैप रहता है, लॉक जिसे बोलते हैं, यहाँ पे इसमें शो नहीं किया हुआ है, उससे आप लॉक कर दें ताकि ये वापस से फ्रीली मूव ना हो। यही वो पॉइंट आपको बता रहा है जो मैंने स्लाइड में पढ़ा था अभी। लेट्स सी दैट पॉइंट। हाँ, द आउटर पोर्शन ऑफ द डायल इज देन रोटेटेड अंटिल द नीडल इज पॉइंटेड एट जीरो। तो आउटर पोर्शन जो था डायल का उसे कंटिन्यूसली तब तक घुमाते रहते हैं आप जब तक वो जीरो पे सेट नहीं हो जाता। देन द पार्ट इज देन रोटेटेड एंड द अमाउंट ऑफ बेंड इज डिस्प्लेड ऑन द डायल एज द नीडल फ्लक्चुएट। तो नीडल फ्लक्चुएट होती है और आपको अमाउंट ऑफ बेंड देखने को मिलता है जैसे वो पार्ट रोटेट होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इज द रन आउट। जितना भी फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा उसके बाद वो आपको रन आउट कहलाएगा। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन क्या है वो भी अभी हम देख लेंगे। अब इस तरीके से आपका रन आउट चेक किया जाता है शाफ्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ डायल गेज। आप देख रहे हैं ये कॉन्टेक्ट पॉइंट आपका शाफ्ट के ऊपर लगा के रखा हुआ है, यू कैन सी। और ये हो गया आपका, जो वो बोल रहा था कि बेस पे आप रख रहे हैं, तो ये आपका बेस हो गया और इस पे आपने पूरा क्लैम्प करके रखा हुआ अच्छे से। नाउ इसमें एक चीज़ और, ये जो बेस दिख रहा है आपको, इसमें आप ये देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, ये आपको एक तरह से मैग्नेटिक बेस है। इसका भी डायग्राम मैं आगे दिखाऊंगा ताकि ये होल्ड बना के रखे इस पर, इजीली लूज ना हो। ठीक है, और ये आपका इंडिकेटर हो गया। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था बेजल कैप के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बेजल कैप है जिससे आप घुमा के रोटेट करके टाइट करके रखते हैं जब ये जीरो पे सेट हो जाता है आपका इंडिकेटर तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लीस्ट काउंट है क्या, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो लीस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक रोटेशन आपका मेन स्केल पे, वन कंप्लीट रोटेशन आपका 1 mm देगा, और नंबर ऑफ डिवीज़न मूव्ड ऑन अ स्केल, कितने डिवीज़न आपने मूव किए। तो आप यहाँ पे देखिए जो डायल गेज इंडिकेटर इसमें जनरली क्या होता है, एक रोटेशन आपका 1 mm का हो जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है, जो लीस्ट है इसका 0.001 है, क्योंकि 100 में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 लाइन है 1 mm के इक्वल। ठीक है, 100 लाइन्स रीडिंग इक्वल टू 1 mm। तो एक रोटेशन जब नीडल का कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी वाली नीडल का जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो आपको 1 mm मिलेगा। अब नंबर ऑफ डिवीजन जो मूव हुए स्केल पे वो कितने हैं, वो भी 100 है, यहाँ पे उसने पहले मेंशन करके रखा है 100। तो ये आपका हो गया 1/100 आपका लीस्ट काउंट हो गया, दैट इज 0.01 mm। इस तरीके से हम लोग लीस्ट काउंट
कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जेक्ट पे यानी कि शाफ्ट पे कांटेक्ट पॉइंट को रखे, नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग की क्या चेंजेस है, तब आप क्या करेंगे, शॉर्ट डायल पे जो रीडिंग है वो प्लस आपकी बिगर डायल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बिगर डायल की रीडिंग जो भी आपकी रीडिंग आएगी बिगर डायल पे इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या रहेगा आपका 0.01 इस केस में, अदरवाइज 0.001 रहता है। ठीक है, 1000 वाला रहेगा तो यहाँ पे क्या है आपका 100 की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट डायल में जो भी रीडिंग आएगी वो आप यूज़ करेंगे, उसमें ऐड करेंगे आप बिगर डायल की रीडिंग जो आएगी और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इस तरीके से आप जो आपका चेक करने का है यानी कि वो चेक आप कर रहे हैं तो उसमें क्या रीडिंग दे रहा है, तो वो आपको इस मदद से इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अनदर कॉमन यूज ऑफ डायल इंडिकेटर इज टू चेक द वार्प इन अ रोटेटिंग कंपोनेंट सच एज ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में अगर वार्प यानी कि बेंडिंग टाइप चीज़ होती है, वार्प कि उठ गया है, कोई एक पूरा सा शीट है या फिर पूरा सा एक मतलब असेंबली है जिसमें एक पार्ट, कोई छोटा मोटा पार्ट या फिर वो पूरा उसका जो सरफेस है उसमें थोड़ा सा बाहर निकल गया, फूल गया है, किसी वजह से बेंड टाइप सा हो गया, उसे वार्प बोलते हैं। अब वो जैसे कि ब्रेक डिस्क के लिए, इन सम केसेस दिस कैन बी डन विद द ब्रेक डिस्क इंस्टॉल्ड ऑन अ एयरप्लेन विद द बेस क्लैम्प टू द स्टेशनरी पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, देन इन ईदर केस, दोनों केसेस में, it is important that the dial indicator be securely fastened so that the movement of a indicator itself induces no error in a measurement। आपको अच्छे से फास्टन करके रखना है जो इंडिकेटर से आप मेजर करने वाले हैं, कहीं ऐसा नहीं हो इंडिकेटर की वजह से ही कोई एरर आ जाए। ठीक है, तो आपका एक एग्जांपल क्या हो गया, आप ब्रेक डिस्क को भी चेक कर सकते हैं डायल इंडिकेटर की मदद से। तो डायल इंडिकेटर में डायल इंडिकेटर ने आपको एक तो रनआउट का चेकअप दिखाया, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर, ऑल्सो आप वार्प का चेकिंग कर सकते हैं ब्रेक डिस्क के ऊपर। ठीक है, इसके और भी एप्लीकेशन है जो मैंने मेंशन किए हैं वो अभी हम देख लेंगे। नाउ डायल गेज विद मैग्नेटिक स्टैंड, जो मैं अभी बता रहा था, डायल गेज विद मैग्नेटिक स्टैंड। जो मैग्नेटिक स्टैंड है ये आप ये जो देख रहे हैं, ये आप नॉब को रोटेट करेंगे तो ये एक तरह से फिक्स हो जाएगा इस बेस के ऊपर, फिर ये मूव नहीं होगा, इसमें मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक एक्शन इसका एक्ट करने लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल बेस के साथ देखेंगे डायल गेज विद नॉर्मल बेस स्टैंड, तो इस तरीके से आपका अरेंज रहता है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन, कुछ और एप्लीकेशन डायल गेज की। पहला, कंपेयरिंग टू हाइट्स और डिस्टेंस, दो हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। एरर इन ज्योमेट्रिकल सच एज ओवेलिटी, राउंडनेस, रन आउट, टेपर, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हम पढ़ रहे हैं डायल गेज, जिसकी वजह से वो यही है, ओवेलिटी राउंडनेस चेक करने के लिए हम लोग डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन सच एज इन टेंशन और कंप्रेशन के केसेस में भी हम लोग इसे चेक करने के लिए, डिफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर द पोजिशनल एरर ऑफ सरफेस, पैरेललिज्म और अलाइनमेंट, शाफ्ट का प्रॉपर अलाइनमेंट है या नहीं है, या पैरेललिज्म चेक करने के लिए भी हम लोग डायल गेज का इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट ऑफ जॉब इन लेथ सेंटर, लेथ सेंटर में जॉब का अलाइनमेंट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू चेक ट्रूनेस ऑफ मिलिंग मशीन, और इसमें भी आप इसको डायल गेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने डायल गेज इंडिकेटर से ये देख लिया कि अगर आपको राउंडनेस चेक करनी है, ओवेलिटी चेक करनी है, रनआउट चेक करना है, वार्प चेक करना है कि उसका ब्रेक डिस्क का, या फिर टेंशन कंप्रेशन में डिफॉर्मेशन आपको चेक करना है, या टेंशन कंप्रेशन चेक करना है किसी पार्ट का, पैरेललिज्म, अलाइनमेंट आपको प्रॉपरली चेक करना है, ये सब के लिए आपका हेल्पफुल है हमारा डायल गेज, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम किस पे करता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जो कि मैकेनिकल है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट है जो आप जिस सरफेस पर टच करते हैं, और आप रोटेशन देके ओवेलिटी वगैरह को चेक करते हैं। तो गाइज दिस मच फ्रॉम माय साइड इन द डायल गेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।